हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इम्पोर्टेंट वन लाइनर साइंस को देखते हैं जो काफ़ी आपके लिए बेनिफिट है और बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। जीव जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है और अरस्तु ही कहे थे मानव एक सामाजिक जंतु है। मानव एक सामाजिक जंतु है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विज्ञान को सर्वप्रथम लैमार्क समझाए थे, जो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। जीव विज्ञान शब्द कौन दिए थे? जीव विज्ञान शब्द लैमार्क और ट्रेविरेनस दिए थे। ट्रेविरेनस दिए थे। लैमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जो थे जर्मनी के थे। लैमार्क और ट्रेविरेनस मिलकर जीव विज्ञान का शब्द दिए थे। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवासियो को कहा जाता है। लेवासियो को। मानव का विकास, परंपरा और इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव का विकास, परंपरा, इतिहास का अध्ययन कहलाता है। वही अगर आपसे एंथोलॉजी पूछ देता तो फूलों का अध्ययन हो जाता। एंथोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मानव वाला में पो लग गया है। पो। रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड को रासायनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। गैस के विसरण का नियम किसने दिया था? तो गैस के विसरण का नियम ग्राहम दिए थे। ग्राहम। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर किए थे। कार्ल लैंडस्टीनर रक्त समूह की खोज किए थे। रक्त समूह कितने हैं? 4 है। ए बी और ओ है। ए बी और ओ है और इसमें पॉजिटिव और निगेटिव भी होता है, जैसे ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, इस प्रकार। सर्वदाता कौन है? तो ओ जो है सर्वदाता है, लेकिन सर्वग्राही कौन है? तो ए बी जो है सर्वग्राही है। ब्लड बैंक को, ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है कितना पर? तो 40 डिग्री एफ पर, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक यानी या आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो ब्लड बैंक भी पूछा जाता है तो प्लीहा यानी स्प्लीन होगा, इसी को हिंदी में तिल्ली भी कहते हैं। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा को ही बोलते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान मतलब जहां मौत यानी प्लेटलेट्स की मृत्यु भी कहां होता है? प्लीहा में ही होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में हुआ, इसको ब्लड बैंक कहते हैं प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान भी प्लीहा है। लेकिन एक प्रश्न और बनता है, जब आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा है तो आरबीसी का जन्म कहां होता है? तो आरबीसी का जो जन्म होता है वो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। और आरबीसी का अगर पूछा जाए आपसे जीवन काल क्या होगा, तो 100 से 120 दिन होगा। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो हो जाएगा 2 से 5 दिन हो जाएगा। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है? 55 से 65% है। और प्लाज्मा में जल पूछा जाएगा तो 90% जल है। खून का थक्का नहीं बनता है कौन से रोग में? तो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। और खून का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। और 7 से ज़्यादा है, इसीलिए यह क्या है? क्षारीय है। क्योंकि पीएच वैल्यू वाला पढ़िएगा, पीएच स्केल में 7 पर रहता है तो उदासीन, 7 से कम तो अम्लीय और 7 से ज़्यादा तो क्षारीय। तो हम लोग का रक्त क्या है? क्षारीय है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वृक्क यानी किडनी में होता है। किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। और मूत्र का पीएच वैल्यू कितना है? तो 6 होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो 20 है। सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी का क्या नाम है? नीली व्हेल। नीली व्हेल यानी ब्लू व्हेल सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। 1 घंटा में ध्वनि 760 मील दूरी तय कर लेती है। हड्डी और दांत का निर्माण होता है किससे? तो कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट से हमारा हड्डी का निर्माण होता है। सबसे लंबा कृमि का क्या नाम है? टेपवर्म। टेपवर्म सबसे लंबा कृमि है। शरीर के सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका का क्या नाम है? तो माइकोप्लाज्मा है। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं और कोशिका यानी सेल का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक किए थे।
रॉबर्ट हुक किए थे। गुणसूत्रों का निर्माण कहाँ होता है, किससे होता है? क्रोमैटिन नामक पदार्थ से होता है। गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमैटिन नामक पदार्थ से होता है। हाइड्रोजन बम का खोज कौन किए थे? 1945 में ऑटो हान किए थे, ऑटो हान। और ये कौन से सिद्धांत पर स्थित है? तो हाइड्रोजन बम जो है परमाणु संलयन पर है। अब याद रख सकते हैं हस से हाइड्रोजन संलयन, आपको जैसे बैठे याद कर लीजिए। एटम बम परमाणु विखंडन पर आधारित है, परमाणु विखंडन पर। हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन पर आधारित है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किए थे? तो जोहानसन किए थे। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन किए थे। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्यूनोन है, फिलोक्यूनोन। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर दिए थे, केपलर। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन दिए थे, डार्विन। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत अगर पूछता है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, तो ह्यूगो डी व्रीज हो जाएगा, ह्यूगो डी व्रीज हो जाएगा। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन। E बराबर mc स्क्वायर कौन दिए थे? तो आइंस्टीन दिए थे। आइंस्टीन जर्मनी के रहने वाले थे और E बराबर mc स्क्वायर 1905 में दिए थे। प्रश्न पूछा जाता है और इन्हें 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। E बराबर mc स्क्वायर में E क्या है? एनर्जी है। M क्या है? मास यानी द्रव्यमान है। और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि प्रकाश की चाल है। मनुष्य में क्रोमोसोम कितना होता है? तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न में क्या रहता है, मनुष्य में क्रोमोसोम कितने हैं, और ऑप्शन में पहले दे देगा 23, फिर दे देगा उधर 46, तो वहां पे कितने हैं तब 46 हो जाएगा। लेकिन कितने जोड़ा अगर पूछागा तब आपका 23 जोड़ा होगा। मनुष्य में ऑटोसोम कितना होता है? तो 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है, मतलब 44 ऑटोसोम होता है और 46 हो जाएगा क्रोमोसोम होता है। बर्तनों में कलई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग बर्तनों में कलई करने के लिए करते हैं। कृत्रिम सिल्क किसे कहते हैं? तो रेयॉन को। रेयॉन को कृत्रिम सिल्क कहते हैं। सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी कितना डिग्री सेल्सियस पर? तो -273 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी। डिहाइड्रेशन में कमी हो जाती है तो जल यानी H2O और नमक यानी NaCl, जल और नमक की कमी हो जाती है। ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत। वैद्युत अपघटन में अपघटन कहाँ होता है? तो एनोड पर होता है, एनोड पर। शुद्धतम सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन 75% शुद्ध की बात करेगा तब हो जाएगा 18 कैरेट का। 75% शुद्ध, 100% शुद्ध की बात करेगा 24 कैरेट का। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज 1886 में अल्टमैन किए थे, लेकिन सी बेंडा इसको नामकरण किए थे। सी बेंडा नामकरण, इसको पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? ऑक्सीजन और नमी है। ऑक्सीजन और नमी लोहे में जंग लगने का कारण है। लोहे में जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है और लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पे हम लोग जस्तीकरण करते हैं, इंग्लिश में उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मतलब गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या है? तो लोहे पर जिंक की परत का कोटिंग करना। जिंक की परत का कोटिंग करना ही क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। आइसोटोप्स क्या है, यानी समस्थानिक क्या है? आइसोटोप्स का खोज कौन किए थे? सॉडी किए थे। आइसोटोप्स का खोज सॉडी किए थे, सॉडी। आइसोटोप्स क्या होता है? जैसे कोई दो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर नीचे रहता है जो सेम हो और एटॉमिक मास अलग अलग हो, एटॉमिक मास अलग अलग हो। जैसे देखिए यहाँ एटॉमिक नंबर 10 है, ऊपर में मास होता है, तो एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? आइसोटोप्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है और एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान जो है ऊपर में वो क्या है? मॉलिक्यूलर मास, वो अलग अलग है। तो इस तरह से आपको समझना है आइसोटोप्स को। लेकिन वही आइसोबार समदाब में क्या हो जाएगा? समदाब में मान लीजिए दो एलिमेंट है तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो अलग अलग हो जाएगा और यहाँ पे मानिए एकदम सेम हो जाएगा। यानी बोला क्या? परमाणु द्रव्यमान सेम हो जाता है यानी इक्वल हो जाएगा, परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, तो आइसोबार्स हो जाएगा। आइसोटोन्स यानी कि समन्यूट्रॉनिक,
ये क्या है जिसका न्यूट्रॉन सेम हो जाएगा। तो जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो उसमें न्यूट्रॉन सेम हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे आइसोटोन्स यानी समन्यूट्रॉनिक। ध्वनि, ध्वनि कैसी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। फ्रेंड्स याद रखने का तरीका है ध से ध्वनि। लेकिन प्रकाश क्या है? प्रकाश में भी 100 लगता है और इसमें भी 100 लगता है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है लेकिन ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ठोस में ऊष्मा का संचरण किसके माध्यम से होता है? चालन के माध्यम से। चालन को इंग्लिश में कंडक्शन कहते हैं। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन से होता है, जबकि द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन यानी कन्वेक्शन से होता है, और गैस में विकिरण यानी रेडिएशन से होता है। और पूछता है एक प्रश्न कि चालन और संवहन और विकिरण में किसे कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है? तो विकिरण यानी रेडिएशन को कोई मीडियम की जरूरत, कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, किस प्रकार के सुधार की जरूरत है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद।